फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज का क्लास मैराथन चलेगा। इसमें पूरा हिंदी का ऑब्जेक्टिव जो चैप्टर 1 से चैप्टर 12 तक है, सारा ऑब्जेक्टिव आज देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, बी में भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन नंबर सी गांधी जी, ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर संपूर्णा चंद। तो इसका ऑप्शन नंबर बी, श्रम विभाजन जाति प्रथा के लेखक बाबा साहब अम्बेडकर जी हैं। क्वेश्चन नंबर 2, डॉक्टर अंबेडकर के पिताजी का नाम था। तो भीमराव अंबेडकर के पिताजी का नाम रामजी सकरपाल था, जो आपके ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा, आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए आवश्यक मानता है किसको। ए में श्रम विभाजन, बी में धन विभाजन, दो में जन विभाजन और ऑप्शन नंबर डी जाति विभाजन। तो इसका आपका आंसर नंबर ए श्रम विभाजन होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर चौथा की ओर चलते हैं। जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। एक कारण बनी हुई है, यानी इसमें खाली स्थान को भरना है। तो इसमें होगा प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण, जो ऑप्शन नंबर सी में है, प्रमुख और प्रत्यक्ष। तो ऑप्शन नंबर सी है, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 5, मुख्य नायक है। मुख्य नायक जो भीमराव अंबेडकर की पत्रिका है मुख्य नायक। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मुख्य नायक क्या है, तो एक पत्रिका है। क्वेश्चन नंबर 6, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब हुई थी और कहाँ हुई थी। ए में न्यू दिल्ली 1956, बी में 1957 मध्य प्रदेश, 1958 वाराणसी और 1959 में बिहार। तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। भीमराव अंबेडकर की मृत्यु 1956 में दिल्ली में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था। तो भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुआ था, जो आपके ऑप्शन नंबर डी है, 14 अप्रैल 1891। क्वेश्चन नंबर 8, अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा है। दूध और पानी के जैसा। ऑप्शन नंबर ए, दूध और शक्कर के मिश्रण नहीं होगा, दूध और पानी के मिश्रण ये होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 9, भारतीय संविधान के पिता किसे कहा जाता है। तो भारतीय संविधान के पिता भीमराव अंबेडकर, जो ऑप्शन नंबर ए है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, सभ्य समाज की आवश्यकता है। सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है। ए जाति प्रथा, बी श्रम विभाजन, सी अनुबंध और डी दूध या पानी। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर बी होगा, श्रम विभाजन इसका आंसर होगा। सभ्य समाज की आवश्यकता है श्रम विभाजन। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर उच्च शिक्षा प्राप्त कर के कहाँ गए थे। तो इसमें ऑप्शन है इटली, बी दक्षिण अफ्रीका, सी न्यूयॉर्क और डी दक्षिण कोरिया। तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, न्यूयॉर्क गए थे उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए। भीमराव अंबेडकर साहब न्यूयॉर्क गए थे। क्वेश्चन नंबर 12, अंबेडकर चिंतक व रचनात्मक के प्रेरक है बुद्ध ज्योतिबा फूले के।
ज्योतिबा बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फुले, इनमें से सभी के ये प्रेरक हुए थे। इनका आंसर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 13वां। टोटल 30 वो है इसमें। फिर दूसरा चैप्टर को देखेंगे। क्वेश्चन है जाति पाति तोड़क मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ था? तो लाहौर में 1936 ईस्वी में 1936 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 14वां। श्रम विभाजन जाति प्रथा क्या है? तो श्रम विभाजन जाति प्रथा एक कहानी है, भाषण है, निबंध है या साहित्य साक्षात्कार है? तो जाति प्रथा श्रम विभाजन जाति प्रथा एक निबंध है, जो आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। जाति प्रथा एक निबंध है। निम्नलिखित रचनाओं में से कौन से भीमराव अम्बेडकर की है? तो ऑप्शन ए में है द कास्ट इन इंडिया, द इंसोल्यूशन, द अनचेस्टेबल्स, हु आर दे और हु आर शूद्रज और इनमें से सभी। तो इसका आंसर सभी होगा, इनमें से सभी इनका रचना है, जो ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 16। आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है, क्यों? आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है, क्यों? ऑप्शन नंबर ए कार्य कुशलता के लिए, बी भाईचारे के लिए, सी में रूढ़िवादिता के लिए और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर ये होगा कार्य कुशलता के लिए। क्वेश्चन नंबर 17। श्रम विभाजन और जाति प्रथा बाबा साहब किस भाषण से संपादित हुए? तो इसका एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जो ऑप्शन नंबर सी है, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, यह बहुत प्रसिद्ध भाषण था बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का। क्वेश्चन नंबर 18। अम्बेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतरित किया था? तो इसका लल्लई सिंह यादव थे, जो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को हिंदी में रूपांतरित किए थे, जो ऑप्शन नंबर ए होगा, लल्लई सिंह यादव। और क्वेश्चन 19। अम्बेडकर साहब का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो यह एक रविदास कास्ट के थे, उसे दलित परिवार कहा जाता है, जो ऑप्शन नंबर सी में होगा, दलित। क्वेश्चन नंबर 20। लेखक को इस युग में कहाँ पे विडंबना दिखाई देती है? ऑप्शन ए जातिवाद, नारीवाद, निर्विवाद में, परिवारवाद में। तो इसका आंसर होगा जातिवाद में। इस युग में भी लेखक को विडंबना दिखाई पड़ती है जातिवाद में, क्योंकि आज भी लोग अपने जात पात को लेकर लड़ते झगड़ते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के माताजी का नाम क्या था? तो भीमराव अम्बेडकर के माताजी का नाम भीमाबाई था, जो ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 22। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने पीएचडी की उपाधि पीएचडी कब किए थे? भीमराव अम्बेडकर पीएचडी 1916 ईस्वी में किए थे। ऑप्शन नंबर सी होगा कि भीमराव अम्बेडकर जी ने पीएचडी कब किए थे? तो 1916। लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? ऑप्शन ए जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं, बी में जातिवाद के पोषक नगण्य हैं, आर्थिक दृष्टि में जातिवाद उचित है और डी जातिवाद लोकतंत्र के विरुद्ध नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर ये होगा, जातिवाद के पोषकों में कमी नहीं। तो 23 का ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर चलते हैं। लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए में जिसमें स्वतंत्रता, समानता और संप्रभुता हो का भाव हो, बी जिसमें सभी धनी हो, ये बिल्कुल गलत है, ऑप्शन बी गलत है, सी जिसमें सभी लोग पढ़े हो, अभी भी लोग नहीं पढ़ रहे हैं, जिनमें सभी स्वस्थ हो, ये तो और गलत है, तो ऑप्शन नंबर ए जिसमें
स्वतंत्र, समानता और संप्रभुता तीनों चाहिए। क्वेश्चन नंबर 25, लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? तो लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण जाति प्रथा को मानते हैं, जो आपके ऑप्शन नंबर सी होगा, जाति प्रथा। क्वेश्चन नंबर 26, द कास्ट इन इंडिया देयर मैगनेस किनकी रचना है? तो भीमराव अंबेडकर की यह रचना है, और द एनिहिलेशन ऑफ कास्ट भी भीमराव अंबेडकर की है। क्वेश्चन नंबर 27, आर्थिक पहलुओं से भी जाति प्रथा क्या है? खाली स्थान है जहाँ पे आपको भरना है। तो आर्थिक पहलुओं से भी जाति प्रथा हानिकारक है, और ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 28, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर ए है मध्य प्रदेश महू, गुजरात, गोरखपुर उत्तर प्रदेश, डुमरामा के बिहार में, या दानकुनी पश्चिम बंगाल का। बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव महू में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 29, डॉक्टर अम्बेडकर ने किस पत्रिका का संपादित किया था? ए में उज्जवल भारत, उड़ता भारत, सी बहिष्कृत भारत, और डी में पुरस्कृत भारत। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी बहिष्कृत भारत का संपादित किए थे डॉक्टर साहब। लास्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का निर्माता के रूप में किन्हें जाना जाता है? तो भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को जाना जाता है। तो चैप्टर 1 का श्रम विभाजन जाति प्रथा का टोटल 30 ऑब्जेक्टिव था, और 30 वो समाप्त हो गया। चलिए चैप्टर नंबर 2 देखते हैं, 20 के दांत। बीस के दांत, 20 के दांत में क्वेश्चन नंबर पहला, 20 के दांत शीर्षक की कहानीकार कौन है? ए में है मोहन राकेश, ठीक, बी में कमलेश्वर, सी में प्रेमचंद, और डी में नलिनी बिलोचन शर्मा। तो इसका होगा 20 के दांत नलिनी बिलोचन शर्मा जी का है। क्वेश्चन नंबर 2, गिरधर लाल कौन था? गिरधर लाल मदन के पिताजी थे, जो गिरधर लाल कौन था? तो मदन के पिताजी थे, जो ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 3, मदन ने कासू को कितने दांत तोड़े थे? तो मदन ने कासू के लड़ाई में 2 दांत तोड़ दिए था। क्वेश्चन नंबर 4, नलिनी बिलोचन शर्मा की माता जी का क्या नाम था? तो नलिनी बिलोचन शर्मा के माता जी का नाम रत्नावती था, जो ऑप्शन नंबर सी होगा, रत्नावती जी। और क्वेश्चन नंबर 5, नलिनी बिलोचन शर्मा के कहानी में किस तत्व का समग्रता से उभर कर आए हैं? ऑप्शन नंबर ए राजनीतिक, 2 में मनोवैज्ञानिक, सी में सामाजिकता, और डी में इनमें से सभी। तो इसमें होगा मनोवैज्ञानिक, जो ऑप्शन नंबर बी है, मनोवैज्ञानिक। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, मोटर कार मोटर कार को किससे खतरा था? तो मोटर कार से खोखा को खतरा था, जो ऑप्शन नंबर सी में है, खोखा। क्वेश्चन 7, खोखा खोखी किस भाषा के है? तो खोखा खोखी बांग्ला भाषा के है। खोखा खोखी किस भाषा का है? तो बांग्ला, ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 8,
ऐसे ही लड़के आगे चल के डाकू चोर गुंडे बनते हैं। यह पंक्ति किसने दी थी? तो यह पंक्ति सेन साहब ने दिया था, जो ऑप्शन नंबर सी होगा कि ऐसे लड़के आगे चल के चोरी करता है। क्वेश्चन नंबर 9, खोखा खोखी का अर्थ क्या होता है? खोखा खोखी का अर्थ बच्चा और बच्ची होता है, जो आपके ऑप्शन नंबर ए में है। क्वेश्चन नंबर 10, खोखा का नाम क्या था? तो खोखा का नाम कासू था। कासू, जो ऑप्शन नंबर सी है, कासू। क्वेश्चन 11वां, विष के दांत कैसी कहानी है? विष के दांत एक मनोवैज्ञानिक कहानी है, जो ऑप्शन नंबर डी है, मनोवैज्ञानिक विष के दांत, जिसके लेखक नलिन बिलोचन शर्मा जी हैं। क्वेश्चन नंबर 12, सेन साहब अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते थे? ऑप्शन ए में जाएगा ना, बिजनेस या इंजीनियर, दो में वकील और सी में प्रोफेसर और डी में डॉक्टर। तो 12 के होगा, सेन साहब अपने बेटे खोखा को बिजनेसमैन या इंजीनियर बनाना चाहते थे। इसका ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 13, मदन मदन अक्सर किसके हाथों से पीटता था? यानी मदन किसके हाथों से अक्सर पिटाया करता था? तो अपने पिताजी के हाथ से पिटाया करता था। ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 14, नलिन बिलोचन शर्मा के पिता का नाम क्या था? नलिन बिलोचन शर्मा के पिताजी का नाम पंडित रामातार शर्मा था, जो आपके ऑप्शन नंबर ये होगा, पंडित रामातार शर्मा। क्वेश्चन नंबर 15, सेन साहब ने किसे खूब फटकार लगाई थी? तो क्वेश्चन नंबर 15 है, सेन साहब ने किसे खूब फटकार लगाई थी? तो गिरधर लाल को ए में, बी में खोखा को, सी में मदन को और डी में शेफाली को। तो ऑप्शन नंबर ए होगा, गिरधर को सेन साहब ने खूब फटाकर लगाई थी। क्वेश्चन नंबर 16, विष के दांत कहानी किस वर्ग के अंत विरोधों का उजागर करती है? ए में निम्न वर्ग, बी में उच्च वर्ग, सी में मध्यम वर्ग को और डी में व्यापारी वर्ग। तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, मध्यम वर्ग को विष के दांत उजागर करती है। क्वेश्चन नंबर 17, कासू मदन के साथ किस खेल को खेल रहा था? ऑप्शन ए में फुटबॉल का खेल, हॉकी का खेल, बैडमिंटन या लट्टू घुमाने का खेल। तो कासू ने मदन के साथ लट्टू घुमाने का खेल खेल रहा था। उसी कारण वहां पे दोनों झगड़ जाते हैं और मदन ने कासू को 2 दांत मार के तोड़ देता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि कासू के दांत किसने तोड़ा था? तो कासू के दांत मदन ने तोड़ा था। कितने दांत? तो 2। क्वेश्चन नंबर 18, सेन साहब किसके व्यंग से हिट कर रहे थे? तो सेन साहब पत्रकार महोदय व्यंग से ठेक कर रहे थे। ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं, मदन की उम्र क्या थी? यानी मदन का उम्र पूछ रहा है कि मदन की उम्र क्या थी? तो मदन की उम्र 5 से 6 साल की थी, जो ऑप्शन नंबर ए होगा, 5 से 6 साल। मदन की उम्र 5 से 6 साल की थी। क्वेश्चन नंबर 20, मदन किसका पुत्र था? मदन किसका पुत्र था? मदन गिरधर का पुत्र था। ऑप्शन नंबर बी होगा, मदन किसका पुत्र? मदन गिरधर का पुत्र था। नलिन बिलोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने थे? तो सन 1959 में पटना के हिंदी विभाग के अध्यक्ष बन गए थे नलिन बिलोचन शर्मा जी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा 21 का। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चलते हैं, नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? तो ए में है
14 जनवरी 1815, बी में 18 फरवरी 1916, सी में 22 मार्च 1917 और ऑप्शन नंबर डी में 22 अप्रैल 1918। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 18 फरवरी 1916 को नलिन मिलोचन शर्मा जी का जन्म हुआ था बदरघाट पटना में। क्वेश्चन नंबर 23, नलिन मिलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई थी? नलिन मिलोचन शर्मा की मृत्यु 12 सितंबर 1961 को हुआ था। 12 सितंबर 1961, जो ऑप्शन नंबर ए होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 24, नलिन मिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? तो मैंने पीछे बताया था कि नलिन मिलोचन शर्मा जी का जन्म बदरघाट पटना में हुआ था 1916 में। 1916 में। क्वेश्चन नंबर 25, दृष्टिकोण किसकी रचना है? तो दृष्टिकोण नलिन मिलोचन शर्मा जी की रचना है, जो ऑप्शन नंबर बी होगा, नलिन मिलोचन शर्मा। क्वेश्चन नंबर 26, लड़कियां क्या है? कठपुतली है। किसे इस बात पर गर्व था? ए में भाई बहन को, चाची और चाचा को, सी मामा जी को और ऑप्शन डी माता और पिता को। तो ऑप्शन नंबर 26 का डी माता और पिता को होगा, क्योंकि लड़कियों को पिताजी गर्व करते हैं अपने बच्चे पे। तो ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 27, कौओं की जमात में शामिल होने के लिए कौन ललक गया? तो कौओं की जमात में शामिल होने के लिए हंस ललक गया था। तो ऑप्शन नंबर बी होगा हंस। क्वेश्चन नंबर 28, किनके अनुसार सेहनों के सिद्धांत भी बदल जाते थे? ए में बेटियों के अनुसार, बी में खोखा के अनुसार, सी में मदन के अनुसार, डी में गिरधर के अनुसार। तो जो नियम बनाया गया था वह सेन साहब के घर में था। सेन साहब के घर में था। तो गिरधर के अनुसार तो कहाँ से होगा? मदन के अनुसार भी नहीं होगा। बेटियों तो सेन साहब की बेटियां तो उसके आज्ञा का पालन करती थी, तब तो उन पे गर्व करते थे। ऑप्शन नंबर बी खोखा के अनुसार। खोखा क्योंकि घर के सारे मामले में खोखा अपवाद रहता था। उनको कभी किसी को मार देना, पीट देना सब चलता था, लेकिन लड़कियों की ऐसी आजादी नहीं थी। खोखा अपन मन से चलता था। क्वेश्चन नंबर 29, सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? तो सेन साहब की ऑप्शन ए में 3, बी में 6 और सी में 5 और ऑप्शन नंबर डी में 4। तो सेन साहब के कुल 5 लड़कियां थी और पांचों बहुत सुशील थी। सेन साहब की 5 लड़कियां जो पांचों बहुत सुशील थी। सोफर का अर्थ क्या होता है? सोफर का अर्थ ड्राइवर होता है, जो ऑप्शन नंबर डी होगा ड्राइवर। सोफर का अर्थ क्या होता है? तो सोफर का अर्थ ड्राइवर होता है, ऑप्शन नंबर डी। तो टोटल इसमें भी 30 प्रश्न था 20 के दांत से। तो आई होप आप लोग 30 प्रश्न को अच्छे से कर लिए होंगे। चलिए अब इसके बाद वाला चैप्टर देखते हैं। आप लोग 30 में 30 जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हिंदी स्कोरिंग 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 सब्जेक्ट हिंदी और संस्कृत स्कोरिंग सब्जेक्ट है। इसमें बहुत आसानी से हम लोग उठा सकते हैं नंबर। तो चैप्टर 3 स्टार्ट किया जाए। चैप्टर 3 है भारत से हम क्या सीखते हैं? भारत में भाषण। तो चैप्टर 3 हम लोग चलते हैं कि भारत से हम क्या सीखते हैं। इसमें भी 30 ऑब्जेक्टिव हो सकता है, देख लेते हैं एक बार।
हाँ, इसमें भी टोटल 30 ऑब्जेक्टिव है जो आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो चलिए बारी बारी से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, मैक्स मूलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा था? तो मैक्स मूलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा था? तो ऑप्शन नंबर ए में गांधी जी, बी में स्वामी विवेकानंद, सी में अम्बेडकर जी, डी में गुनाकर मूल्य नहीं हो सकते हैं न, इसमें भीमराव अम्बेडकर जी आ सकते हैं, गांधी जी तो कह नहीं सकते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, स्वामी विवेकानंद ने मैक्स मूलर को वेदांतियों का वेदांतीय कहा था। तो ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा की ओर चलते हैं। दारिश नामक सोने की सिक्का भरा घड़ा किसे मिला था? किसे मिला था? ऑप्शन नंबर ए होगा हेकेल को, हरकस को, बारिंग हेसिटंस को या विलियम जोन्स को। तो सोने का भरा घड़ा बारिन हेस्टिंग्स को मिला था, जो ऑप्शन नंबर सी होगा। यह बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दूसरा, तो इस पर आप लोग अधिक ध्यान दे दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर थ्री थ्री की ओर चलते हैं। मेघदूत नामक पुस्तक का अनुवाद मैक्स मूलर ने किस भाषा में किया? मेघदूत नामक पुस्तक का अनुवादक मैक्स मूलर ने किस भाषा में किया? ए में ग्रीक, बी में लैटिन भाषा, सी में हिंदी भाषा या डी में जर्मन भाषा। तो इन्होंने जर्मन भाषा में अनुवाद किया था। तो तीन का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चौथा की ओर चलते हैं। चौथा पूछा है, संस्कृत भारत और यूरोपीय भाषा का तुलनात्मक व्याख्यान किसे दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए में है मैक्स मूलर को, बी में गुणाकर मूल्य, सी में नलिन विलोचन शर्मा, डी में अमरकांत। अमरकांत तो छठा चैप्टर में पढ़ना है, बहादुर। नलिन विलोचन शर्मा ये चैप्टर दूसरा है, गुणाकर मूल्य ये चैप्टर तीसरा होगा और इसका ऑप्शन नंबर ए होगा मैक्स मूलर ने। तो चार का ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। कंठ और केन किसको उपनिषद, कंठ और केन उपनिषद का अनुवाद मैक्स मूलर किस भाषा में किया था? तो इसका जर्मन भाषा हो जाएगा। कंठ और केन जर्मन, जर्मन भाषा, जो ऑप्शन नंबर बी होगा जर्मन भाषा। छठा, लिपांजी विश्वविद्यालय में मैक्स मूलर किस भाषा का अध्ययन किए थे? तो लिपांजी विश्वविद्यालय में मैक्स मूलर संस्कृत भाषा का अध्ययन किए थे, जो ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 7, मैक्स मूलर की मृत्यु कब हुई थी? तो मैक्स मूलर की मृत्यु 28 अक्टूबर और 1900 ईस्वी को पूरे हो गए थे। मैक्स मूलर जी का मृत्यु 28 अक्टूबर 1900, जो ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। पारसियों के धर्म क्या नाम है? पारसियों के धर्म का क्या नाम है? तो पारसियों के धर्म का नाम जरसूत है, जो ऑप्शन नंबर डी होगा। जरसूत्र 8 के ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। जनरल किंगडम का संबंध किससे है? तो ए में वनस्पति, बी में भूविज्ञान से, सी में पुरातत्व से या ऑप्शन नंबर डी मनोवैज्ञानिक से। तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑप्शन नंबर सी पुरातत्व से इनका संबंध था, जो ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर सी होगा। और 10 में देखते हैं 172 दारिश नामक सोने का सिक्का भरा घड़ा कहाँ मिला था? जो बारिंग हेसिटेंट्स को, बारिंग हेसिटेंट्स को जो सिक्का घड़ा मिला था वो कहाँ मिला था? तो ए में दिल्ली में, बी में गांधीनगर, सी में वाराणसी, डी में श्रीनगर। तो वाराणसी में मिला था सोने का भरा हुआ घड़ा, ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। महारानी विक्टोरिया ने नाइट की उपाधि किसे दी थी? तो महारानी विक्टोरिया ने नाइट की उपाधि मैक्स मूलर को दी थी और मैक्स मूलर जी इसे अस्वीकार कर दिए थे, यानी स्वीकार नहीं किए थे। क्वेश्चन नंबर 12, नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पे है? तो नालंदा विश्वविद्यालय अपना बिहार में है। नालंदा विश्वविद्यालय, जहाँ पे फिलहाल में हमारे नरेंद्र मोदी जी आए हैं और बोले कि नालंदा विश्वविद्यालय को फिर से बनाया जाए, तो नालंदा विश्वविद्यालय फिर से बनेगा। क्वेश्चन नंबर 13, निवंश विद्या का संबंध किससे है?
तो ए में वनस्पति विज्ञान से, बी प्राणिक विज्ञान और ऑप्शन सी मानव विज्ञान से और डी में अंतरिक्ष विज्ञान से। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मानव विज्ञान से। निर्वंश विद्या किससे है? तो मानव विज्ञान से, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 14, दारिश का अर्थ क्या होता है? तो दारिश का अर्थ तो होता है सोने का सिक्का मिला था। तो ऑप्शन नंबर बी होगा सोने की प्राचीनतम सिक्का, जो किसे मिला था? तो वारेन हेस्टिंग्स को मिला था। कहाँ मिला था? तो वाराणसी में मिला था। क्वेश्चन नंबर 15, मैक्स मूलर का जन्म कब हुआ था? तो मैक्स मूलर का जन्म 6 दिसंबर 1823 ईस्वी को हुआ था। 6 दिसंबर 1823 ईस्वी को मैक्स मूलर का जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर 16, प्लेटो का संबंध किस देश से है? तो प्लेटो का संबंध यूनान देश से है, जो ऑप्शन नंबर डी होगा यूनान से। प्लेटो का संबंध किससे? यूनान से। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 16वां। पूछा जाएगा प्लेटो का संबंध किस देश से है? तो इसका आंसर डी होगा यूनान से। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं। भारत से हम क्या सीखे हैं? यह किसकी रचना है? तो भारत से हम क्या सीखे हैं? यह मैक्स मूलर की रचना है। ऑप्शन नंबर बी होगा मैक्स मूलर। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं। शाहनामा का रचना काल है? तो शाहनामा का रचना काल 10वीं 11वीं सदी होगा। 10वीं 11वीं सदी कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी होगा 10वीं 11वीं सदी था शाहनामा का रचना काल, तब भारत आया था शाहनामा। संस्कृत में अग्नि का अग्नि शब्द लैटिन में किस रूप में मिलता है? ओहो, संस्कृत का अग्नि शब्द लैटिन रूप में किस में मिलता है? तो मिलता है इंगिस में। इंगिस, जो ऑप्शन नंबर सी होगा इंगिस। इंगिस। हरकस थे। हरकस क्या थे? तो हरकस एक वनस्पति वैज्ञानिक थे। हरकस हरकस क्या थे? तो वनस्पति वैज्ञानिक। ऑप्शन नंबर ए होगा वनस्पति वैज्ञानिक। क्वेश्चन नंबर 21, सर विलियम जॉन ने भारत की यात्रा कब की थी? तो सर विलियम जॉन ने भारत की यात्रा 1783 ईस्वी को किया था, जो ऑप्शन नंबर आपका डी है। 21 का ऑप्शन डी होगा। सर विलियम जॉन ने भारत की यात्रा 1783 ईस्वी में किया था। मुंड किस देश की जाती है? मुंड जो टकला होता है, जो हमारे गुरुकुल जहाँ पे गुरुओं पढ़ाते थे वहां पे शिष्य टकला होकर पढ़ते थे और गुरु भी मुंडन रहते थे। तो यह हमारे भारतीय संस्कृति का है। मुंडा किस देश का है? तो हमारे भारत सांस्कृतिक का देश कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 23 की ओर चलते हैं। भारत से हम क्या सीखे पाठ में एक नए सिकंदर विशेष किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए यह प्रयुक्त हुआ था, जो ऑप्शन नंबर आपके सी होगा युवा अंग्रेज के लिए। क्वेश्चन नंबर 24, भारत कहाँ बरसता है? तो भारत कहाँ बरसता है? तो भारत माता गांव में निवास करती है, तो भारत गांव में बरसता है, जो ऑप्शन नंबर डी हुआ। क्वेश्चन नंबर 25, मैक्स मूलर का जन्म कहाँ हुआ था? तो मैक्स मूलर का जन्म डेसॉ जर्मनी में हुआ था। डेसॉ जर्मनी, जो ऑप्शन नंबर बी होगा डेसॉ जर्मनी में हुआ था मैक्स मूलर का जन्म। बारिंग हेस्टिंग्स थे। बारिंग हेस्टिंग्स क्या थे? भारत का गवर्नर जनरल यह थे। भारत के गवर्नर जनरल यह थे। आपसे यह पूछा जाएगा कि भारत का गवर्नर जनरल कौन थे? तो बारिंग हेस्टिंग्स थे। क्वेश्चन नंबर 27, मैक्स मूलर का पिता का नाम क्या था? तो मैक्स मूलर के पिता का नाम विल्हेल्म मूलर था, जो ऑप्शन नंबर ए होगा विल्हेल्म मूलर। प्रथम मानव का अर्थ क्या होता है? प्रथम मानव का अर्थ प्राचीन मानव, जो प्राचीन काल में था उसे प्रथम मानव कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 29, किसे वाराणसी के पास सोने का सिक्का मिला था? तो बारिंग हेस्टिंग्स को मिला था।
172 नमक सोने का सिक्का। क्वेश्चन नंबर 30 की ओर चलते हैं, जो लास्ट क्वेश्चन है। किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है? ए में विधि शास्त्र, नीति शास्त्र, भाषा या ऑप्शन डी देवताओं विज्ञान। तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा नीति कथा। तो समाप्त हो गया चैप्टर 3। चैप्टर 3 में भी 30 ऑब्जेक्टिव था। चैप्टर 3 में 30 ऑब्जेक्टिव था और मैंने सारा ऑब्जेक्टिव करवा दिया। तो आई होप आप लोग इसे अच्छे से समझ गए होंगे और इसे आप लोग 1 से 2 बार जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए चैप्टर 4 स्टार्ट करते हैं। सब में टॉप 30 प्रश्न हैं जो हमेशा पूछता है, उसी प्रश्न को हम लेके आए हैं जो हर साल पूछता है। तो चलिए चैप्टर 4 स्टार्ट करते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं? नाखून क्यों बढ़ते हैं? चैप्टर 4 स्टार्ट हो गया। चैप्टर 4 नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो चलिए आज हम लोग चैप्टर 4 का 30 टॉप 30 ऑब्जेक्टिव देखते हैं जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए चैप्टर 4 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है पहला, नाखून क्यों बढ़ते हैं के निबंधकार कौन है? तो नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो इसका ट्रिक आप लोग याद रखिएगा कि नाखून हम लोग अपने जीवन में हजारों बार काट लिए नाखून। याद थोड़े है कि हम लोग कितने बार नाखून काटे हैं। तो इसका आंसर होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। यानी नाखून हम लोग कितने बार काटे हैं? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी 1000 बार। 1000 मने हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्वेश्चन नंबर दूसरा, द्विवेदी जी ने निर्लज अपराधी किसे कहा है? तो द्विवेदी जी ने निर्लज अपराधी नाखून को कहा है। निर्लज अपराधी नाखून को कहा है। क्वेश्चन नंबर 3, कामसूत्र किसकी रचना है? तो कामसूत्र हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का रचना है कामसूत्र। क्वेश्चन नंबर 4, शिक्षत का अर्थ क्या होता है? शिक्षत का अर्थ क्या होता है? तो शिक्षत का अर्थ होता है मोम, जो ऑप्शन नंबर डी होगा मोम। क्वेश्चन नंबर 5, भारत माता क्या है? महाभारत क्या है? ओ महाभारत क्या है? तो महाभारत पुराण है, जो ऑप्शन नंबर डी होगा महाभारत एक पुराण है। क्वेश्चन नंबर 6, किस देश के लोग बड़े बड़े नाक रखना पसंद करते हैं? तो गोंड देश के लोग बड़े बड़े नाखून को रखना पसंद करते हैं, क्योंकि अपना रक्षा करने के लिए किसी पे हमला करते हैं तो उनका नाखून बड़ा बड़ा होता है। इससे वे लोग अपने नाखून को बड़े बड़े रखते हैं कि अपनी सुरक्षा कर सकें। इसलिए गोंड देश के लोग अपने नाखून को बड़ा बड़ा रखना पसंद करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, कौन छोटे नाखून को रखना पसंद करते हैं? यानी कौन सा देश है जो छोटे नाखून को रखना पसंद करते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए दक्षिणात्य यही देश है जो छोटे छोटे नाखून को रखना पसंद करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म, इसका ट्रिक आप लोग याद कर सकते हैं कि हम लोग नाखून को 1907 बार काटे हैं। तो सॉरी तो इनका जन्म 1907 ईस्वी को। इसका ट्रिक हुआ कि हम लोग नाखून कितनी बार काटे हैं, यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था? तो 1907 में। नाखून हम लोग 1000 बार काटे हैं। क्वेश्चन नंबर 9, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म बलिया उत्तर प्रदेश के निवासी थे। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी उत्तर प्रदेश के थे। क्वेश्चन नंबर 10, कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकता है? ए में शेर, दो में बंदरियां, सी में भालू और ऑप्शन नंबर डी में हाथी। तो इसका आंसर होगा बंदरियां, ऑप्शन नंबर बी।
क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। देवताओं का राजा किन्हें कहा जाता है? देवताओं का राजा इंद्र भगवान को कहा जाता है, जो ऑप्शन नंबर सी होगा, इंद्र को। क्वेश्चन नंबर 12, नख किसका प्रतीक है? नख किसका प्रतीक है? तो नख है पशुता का, यानी पशुओं का। नस किसका प्रतीक है? तो पशुओं का प्रतीक है नस। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। पृथ्वीराज रासो किनका संपादन है? तो पृथ्वीराज रासो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का संपादन है, जो ऑप्शन नंबर ए में होगा। ए में होगा। 13, काशी हिंदू विश्वविद्यालय से हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कौन सी उपाधि प्राप्त की थी? तो काशी विद्यालय से काशी विश्वविद्यालय से हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कौन सी उपाधि प्राप्त की थी? तो ज्योतिषाचार्य की उपाधि इन्होंने प्राप्त किए थे काशी विश्वविद्यालय से। क्वेश्चन नंबर 15, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म द्विवेदी कब पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किए गए? यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी को पद्म भूषण जो दिया जाता है वो कब दिया गया था? तो 1957 ईस्वी को पद्म भूषण द्वारा इनको सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 16, अशोक के फूल किसकी रचना है? तो अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का रचना है, जो ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 17, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का मृत्यु कब हुआ था? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का मृत्यु कब और कहाँ हुआ था? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का मृत्यु 1979 ईस्वी में दिल्ली में हुआ था। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का मृत्यु 1979 के दिल्ली में। तो 17 प्रश्न हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 और इसके बाद 12 प्रश्न और है, इसके बाद हम लोग अगला चैप्टर में चलेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। नाखून का इतिहास किस पुस्तक में मिलता है? तो नाखून का इतिहास कामसूत्र में मिलता है, जो ऑप्शन नंबर ए होगा, कामसूत्र। आपके एग्जाम के लिए सब सारा ऑब्जेक्टिव महत्वपूर्ण है, तो इसे आप लोग जरूर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने डी लिट की उपाधि किस विद्यालय से प्राप्त की थी? तो इन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से प्राप्त किया था, जो ऑप्शन नंबर बी होगा, लखनऊ विश्वविद्यालय। क्वेश्चन नंबर 20, कहानी में चंद्रकार, त्रिकोण, दंतुल, वर्तुलाकार आकृतियों का संबंध मानव के किस अंग से है? तो इसमें नख के बारे में, यानी नाखून के बारे में, नाखून के बारे में दिखाया गया है, जो ऑप्शन नंबर ये होगा। क्वेश्चन नंबर 21, अलकत का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है आलता, जो हम लोग पूजा में उपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, द्विवेदी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार की रचना पर मिला था? कौन सी रचना पर इनका साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? आलोक पर्व, अशोक के फूल पर, या अनामदास के पोथा? तो इसका आंसर आलोक पर्व होगा, जो आपके ऑप्शन नंबर बी होगा। आलोक पर्व पर इनका साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किए गए थे। क्वेश्चन नंबर 23, प्राचीन मानव का प्रमुख अस्त्र था? यानी प्राचीन समय में मनुष्य अपने नाखून का प्रयोग करता था, तो इसका आंसर नाखून हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 24, आर्यों के पास क्या था?
लोहे का अस्त्र, घोड़े, कच्ची मिट्टी का घर या इनमें से सभी। तो ऑप्शन नंबर डी होगा इनमें से सभी। आर्यों के पास इनमें से सभी था। क्वेश्चन नंबर 25, सही पुराने अच्छे नहीं होते और सभी नहीं अच्छे नहीं होते, यह किनका कहना था? तो यह कालिदास का कहना था, जो ऑप्शन नंबर बी होगा। कालिदास जी कहे थे सब पुराने अच्छे नहीं होते और नए भी अच्छे नहीं होते हैं, तो यह कालिदास जी कहे थे। क्वेश्चन नंबर 26, नखधर मनुष्य आज किस पर भरोसा कर रहा है? तो यह कर रहा है एटम बम, बंदूक। तो ये लोग अभी मानव बंदूक पे भरोसा कर रहे हैं और एटम बम पे, ही सब पे। ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 27, मनुष्य की मनुष्यता यही है कि वह सबके दुख सुख को सहानुभूति के साथ देखता है। यह तथ्य तथ्य है किसका? तो यह तथ्य गौतम बुद्ध का है, जो ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28, नाखून क्यों बढ़ते के निबंधकार कौन है? तो नाखून क्यों बढ़ते हैं? तो इनके निबंधकार हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, जिनका जन्म 1907 ईस्वी को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 29, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने साहित्य की किस विधा में लेखन नहीं की? तो यह कहानी की विधा में लेखन नहीं किए थे, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। और अंत भला तो सब भला, लास्ट क्वेश्चन, चलिए देखते हैं कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की नहीं है? तो मिट्टी की मूरत, जो ऑप्शन नंबर बी होगा। मिट्टी की मूरत और है इसमें, ओ और है, चलिए और देखते हैं। हिरोशिमा कहाँ है? तो हिरोशिमा देख लेते हैं कितना है, 36 हुआ है। तो हिरोशिमा कहाँ है? हिरोशिमा जापान में है। हिरोशिमा जापान में, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 21, 32, कौन छोटे नाखून को रखना पसंद करते थे? तो दक्षिण भारत के लोग नाखून को छोटे रखना पसंद करते थे। ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 33, नाखून क्यों बढ़ते हैं, किस प्रकार के हैं? तो नाखून में हम लोग, इसका ट्रिक होगा, नाखून में हम लोग नंग पॉलिश, ललित निबंध, ललित निबंध होगा जो नाखून में लगाते हैं। ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 34, दधीच की हड्डी से क्या बनाया जाता था? तो दधीच की हड्डी से इंद्र का ब्रज बनाया जाता था, जो ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 35, लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किससे जीवंत प्रतीक है? तो इसका आंसर होगा पाशवृत्ति के, ऑप्शन नंबर सी। और लास्ट क्वेश्चन, अंत भला तो सब भला, चलिए देखते हैं। सहजात वृत्ति किसे कहा जाता है? तो अनजान स्मृतियों को सहजात वृत्ति कहा जाता है, जो ऑप्शन नंबर बी हो गया। तो आई होप आप लोग, 36 ऑब्जेक्टिव था टोटल, 36 ऑब्जेक्टिव था, तो आप लोग 36 समझ गए होंगे और अच्छे तरीके से आप लोग इसे देख लीजिएगा एक बार 36 को, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं चैप्टर 5, नागरी लिपि। नागरी लिपि को स्टार्ट किया जाए। नागरी लिपि में देखते हैं क्या क्या है। नागरी लिपि, तो नागरी लिपि में 30 प्रश्न होगा। चलिए नागरी लिपि
देखते हैं इसमें से भी आपके एग्जाम में 2 से 3 मार्क्स निश्चित है। तो चलिए स्टार्ट किया जाए नागरी लिपि को। यह चैप्टर 5 है। इसके बाद मजेदार चैप्टर बहादुर पढ़ेंगे। वह काफी मजेदार पढ़ने में भी लगता है, जिसका हमने स्टोरी यूट्यूब पे डाल दिया है और मेरे चैनल का नाम गाइडेंस ऑनलाइन क्लासेस है, जिस पर आप लोग वर्णिका का सारा ऑब्जेक्टिव मैथ का सारा वीडियो देख सकते हैं। तो यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं गाइडेंस ऑनलाइन क्लासेस, टॉप में मेरा चैनल सबसे पहले आ जाएगा। तो चलिए चैप्टर 5 का स्टार्ट किया जाए। इसमें कितना ऑब्जेक्टिव है देखते हैं। 30 को होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर पहला, नागरी लिपि आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिलता है? तो नागरिक लिपि का आरंभिक लेख कहाँ से मिला? तो पूर्वी भारत, दक्षिण पश्चिमी भारत, दक्षिण भारत या उत्तरी भारत? तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, दक्षिण भारत से नागरी लिपि का लेख मिलता है, जो ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा, बेतमा दान पत्र किस समय था? तो बेतमा दान पत्र 1000 BC में था। बेतमा दान पत्र 1020, जो ऑप्शन नंबर ए होगा। देख के आप लोग टिक कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर तीसरा, भारत उत्तर भारत में नागरी लिपि को लेख कब से मिलने लगते हैं? तो 8वीं सदी से। ऑप्शन नंबर ए होगा 8वीं सदी। ए ऑप्शन नंबर ए होगा 8वीं सदी। 8वीं सदी। क्वेश्चन नंबर चौथा, गुणाकर मूल्य ने मिडिल स्तर की पढ़ाई किस भाषा में की थी? तो गुणाकर मूल्य जी ने अंग्रेजी भाषा में किए थे गुणाकर मूल्य जी पढ़ाई, जो ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर पांचवा, मूल्य ने अंग्रेजी व हिंदी की पढ़ाई कहाँ किए थे? तो मूल्य जी थे जो अंग्रेजी और हिंदी की पढ़ाई बद्धाव में किए थे, बद्धौर में किए थे, जो ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर छठा, नेपाली भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो नेपाली भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। नेपाली भाषा किस भाषा में लिखी जाती है? तो देवनागरी, जो ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 7, गुणाकर मूल्य का जन्म कब हुआ था? तो गुणाकर मूल्य का जन्म 1935 में, शायद हाँ 35 में हुआ था। तो गुणाकर मूल्य का जन्म 1935 ईस्वी में हुआ था। 1935 में गुणाकर मूल्य का जन्म, जो ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 8वां, गुणाकर मूल्य का जन्म कब वहाँ हुआ था? यानी गुणाकर मूल्य का जन्म 1935 में हुआ था, लेकिन किस देश में हुआ? तो महाराष्ट्र यानी मुंबई में, जो हमारे भारत में है, मुंबई। इन्होंने किस पुस्तक में पुरानी लिपियों की विस्तृत जानकारी दी है? ए में संस्कृत अक्षर कथा, सी में प्राचीन भारत का इतिहास और ऑप्शन नंबर डी पूरा लिपि शास्त्र। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अक्षर कथा में दिए थे। क्वेश्चन नंबर 10वां, गुप्तों की राजधानी को क्या कहा जाता है? गुप्तों की राजधानी को कहा जाता है, और भाई साहब कहाँ चले? गुप्तों की राजधानी को देवनगर कहा जाता है, जो ऑप्शन नंबर डी होगा, देवनगर। क्वेश्चन नंबर 11, बांग्ला लिपि प्राचीन नगरी लिपि है। तो बांग्ला लिपि प्राचीन नगरी लिपि है, जो ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 12, केरल के शासकों के द्वारा सिक्कों पर वीर कलेश्वर शब्द किस लिपि में लिखी गई थी? तो ऑप्शन नंबर ए में होगा नागरी लिपि, जो इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13, पहल किन राजाओं के लेखों पर लिपि को ही नंदी नागरी नाम दिया गया था? ए में हो जाएगा
देवगिरी राजाओं का, विजयनगर के राजाओं का, राष्ट्रकूट के राजाओं का, चोल राजाओं का। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विजयनगर के राजाओं का। क्वेश्चन नंबर 14, उत्तर भारत की विशेष स्थापत्य शैली को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा नगर शैली। नगर शैली, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 15, देवनागरी लिपि में मुद्रण का टाइप किया जाता था 200 सदी पहले। 2 सदी पहले, ऑप्शन नंबर ए होगा 2 सदी पहले, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16, नागरी लिपि कब एक सर्वदेशिक लिपि थी? तो इसका आंसर 8वीं से 11वीं सदी में यह एक सर्वदेशिक लिपि थी। क्वेश्चन नंबर 17, पहले दक्षिण भारत की नागरी लिपि क्या कहलाती थी? नंदी देवी। तो इसका आंसर ये होगा नंदी देवी। ये क्वेश्चन नंबर 18, गुणाकर मूल्य विभिन्न विषयों पर कितने संबंध लिखे थे? तो लिखे थे 2500 से अधिक। बी, ऑप्शन नंबर बी 19। भारतीय लिपियों की कहानी किनमें प्रसिद्ध रचना है? तो इनका आंसर होगा गुणाकर मूल्य जी का, जो ऑप्शन नंबर ए है। क्वेश्चन नंबर 20, इस्लामी शासक का आरंभ काल क्या है? इस्लामी शासक का आरंभ काल 12वीं सदी है, जो ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 21, गुणाकर मूल्य की मृत्यु कब हुई थी? तो गुणाकर मूल्य की मृत्यु 2009 ईस्वी में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 22, किस शासक ने अपने सिक्कों पर राम सीता की आकृति और नागरी लिपि की रामसिया शब्द की अंकित करवाए थे? तो अकबर थे, जो राम और सीता की मूर्ति को अपने सिक्का पर करवा लिए थे। नागरी लिपि शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? तो गुणाकर मूल्य जी हैं, जो ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 24, नागरी लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया है? तो अक्षरों की भारतीय लिपियों की कहानी से, जो ऑप्शन नंबर बी होगा, भारतीय लिपियों की कहानी से। क्वेश्चन नंबर 25, मराठी भाषा की लिपि कौन सी है? तो मराठी भाषा की लिपि देवनागरी लिपि है। देवनागरी लिपि है, देवनागरी लिपि, जो ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 26, टक्षशिला का संबंध किससे है? टक्षशिला का संबंध सिक्कों से है, जो ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 27, श्रवण बेलगोला स्थान का संबंध है? ए में जैन धर्म, 2 में बौद्ध धर्म, 3 में सिख धर्म और डी में वैष्णव धर्म। तो इसका आंसर होगा ए, जैन धर्म से। क्वेश्चन नंबर 28, सिंधम क्या है? तो सिंधम एक प्रकार की लिपि है, जो आपके ऑप्शन नंबर डी होगा, एक प्रकार की लिपि। क्वेश्चन नंबर 29, किसे देवनागरी लिपि की संज्ञा दी गई है? तो देवनागरी लिपि का संज्ञा हमारे काशी को दी गई है, काशी, जो उत्तर प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर 30, हिंदी के आदि कवि कौन है? तो हिंदी के आदि कवि शहपाद जी हैं। क्वेश्चन नंबर 31, आमोवध कौन था? तो आमोवध एक प्रख्यात राजकृष्ट राजा था। तो इसका आंसर ये होगा। तो टोटल 31 प्रश्न इससे था। चैप्टर 5 तक मैंने सारा ऑब्जेक्टिव करवा दिया है। तो कल से चैप्टर 6 से 12 तक करवा देंगे। तब तक के लिए इतना ऑब्जेक्टिव को आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो मैं अपनी क्लास को यहीं पे समाप्त करता हूँ। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और गाइडेंस ऑनलाइन क्लासेस को देखते रहिए। थैंक यू।